जिनकी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्शन पूरा जो कैंपेन रहा हिमाचल प्रदेश और गुजरात, उसका क्या खास रहा, क्या फोकस रहा, किस तरह से लड़ा गया चुनाव, उन तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके और रिजल्ट के बीच अब कोई ज्यादा अंतर नहीं बचा है। पूरा जो आप तक अभी शोर सुन रहे थे, दावे सुन रहे थे, वो सब हकीकत में कैसे तब्दील होंगे, किसकी पॉल खुलेगी, ये जो रिजल्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे उसी से पता लग पाएगा। यहां एक चीज मैं हिमाचल की लेना चाहूंगा आपसे श्याम जी, कि हिमाचल का चुनाव थोड़ा कुछ डिफरेंट रहा गुजरात से। देखिए योगेंद्र जी, वहां पर क्या है कि पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद था। दोनों के बीच में टिकट को लेकर के विवाद हुआ और लगातार भ्रष्टाचार सारी बातें। और नरेंद्र मोदी जी वहां भी प्रचारक के रूप में काफी समय तक रहे, तो लोगों को जानते थे। वो जब स्पीच देते थे तो सामने किसी भी व्यक्ति का नाम लेके कहते थे कि वो मेरे साथ घूमता था, मैंने उसके साथ खाना खाया था। तो उनका इमोशनल टच जो गुजरात में था वो वहां पे भी देखने को मिला। ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर के वो अनभिज्ञ रहे और किसी भी बात वो हर बात पर जाकर के पत्रकारों के बीच में कहते थे मैं वहां जाकर के प्रेस क्लब में बैठता था, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ रहा, वो मेरे बुजुर्ग मित्र हैं, सारी बातें। तो उन्होंने वहां पर भी पारिवारिक और भावनात्मक रूप से दिखाने का प्रयास किया। लेकिन वहां मुख्यमंत्री का चेहरा दोनों पार्टी ने डिक्लेयर करके बताने का प्रयास किया कि आपका निर्णय तो इन दोनों के बीच में करिएगा, हम तो आ रहे हैं और चले जाएंगे। लेकिन गुजरात में नहीं हुआ ये सब चीजें, इसलिए हिमाचल में कांग्रेस में एकजुटता नहीं दिखी और वहां प्रयास किया गया मोदी जी ने धूमल को घोषित करके। पहले तो नहीं घोषित कर रहे थे, जब लगा कि हम स्थिति में ढल जाएंगे और चुनाव हारने की स्थिति कहीं नहीं आ जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा भी चेहरा सीएम का ये होगा। इसलिए लगता है कि वहां तो जीत तो अब कांग्रेस खुद मान रही है कि हमारी वहां जीत होने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि बीजेपी जीतेगी वहां पे। और यहाँ गुजरात वाला तो आपने देख लिया कि किस तरह की स्थितियां बनी और फिर लास्ट में जाकर के 4 दिसंबर के बाद जो मोदी जी ने जिस प्रकार से सारे अस्त्र शस्त्र जो चलाए, उसका परिणाम देखने को मिला। एक एक सीट पे उन्होंने बहुत निगाहों से देखा और वो सब बातें कल आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगी कि मेहसाना की सीट के लिए भी उन्होंने किस हद तक चले गए, या उन्होंने राजकोट में उनका मुख्यमंत्री तो कहीं दिखाई नहीं, सक्रिय मुख्यमंत्री होकर के भी वो मुख्यमंत्री नहीं दिखे। ये सबसे बड़ी। मैं यहाँ पे देवेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। आपके 3 युवा तुर्क इस वक्त काफी हाईलाइट रहे, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर। उनकी क्या स्थिति रह सकती है इस पूरे इलेक्शन कैंपेन? कुछ प्रभाव रहा उनका या हवाई नेता रहे? नहीं, देखिए प्रभाव तो रहा है, उसमें नहीं कह सकते। मोदी जी को जो इतना जोर लगाना पड़ा, वो तीनों युवा तुर्क के कारण हो सकते हैं। तीनों युवा जीतेंगे नहीं जीतेंगे पता नहीं। दो तो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें दोनों की स्थिति अच्छी नहीं, और जीतेंगे नहीं चुनाव, ऐसा लग रहा है। नहीं जीत ये बड़ी बिल्कुल नहीं जीत खराब रही। और दोनों ही वो अपनी सीटों में उलझे रहे, वो बाहर गए नहीं। हार्दिक तो चुनाव नहीं लड़े इसलिए वो सब जगह घूमे, लेकिन दोनों तो गए ही नहीं। प्रभाव रहा है इन लोगों का। हाँ, फिर भी प्रभाव रहा। एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ वोट जरूर टूटेंगे, लेकिन अगर देखा जाए गुजरात के अंदर तो अभी जैसे बता रहे थे कि आरएसएस का कहीं ना कहीं मतलब मोदी जी पर रहता है, और कुछ स्टेटों में देखें तो मुख्यमंत्री भी आरएसएस के ही लिए गए हैं, आरएसएस के ही लिए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो जो पर्सनल टच होता है, मोदी जी जिसे पसंद करते हैं वो चीजें इनमें होती है। और हार्दिक वगैरह ये जैसे आते हैं, पटेलों को कहते हैं, पटेल उससे हमारी गुजरात में कई बात हुई, कई लोगों से मेरी बात हुई। कई लोग कहते हैं कि भाई क्या हुआ, पटेल हैं तो मतलब हमें आरक्षण वगैरह चाहिए। वो खुद कहते हैं हार्दिक पटेल एक बनाए हुए नेता हैं और कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, बाकी हमें आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि पटेल पूरी तरह से संपन्न है। देखा जाए अगर पटेलों से बात की जाए और पटेलों से बात की जाए कि जीएसटी और नोटबंदी की वजह से आप परेशान हैं, बिल्कुल वहां के पटेल और जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं हम परेशान हैं, लेकिन वोट किसे देंगे, अंत में जवाब होता है मोदी को। तो ये मोदी को ये पर्सनल टच जो है वो है। योगेंद्र जी, वो क्या एज वाला का युवा तो रहा कांग्रेस की तरफ, बुजुर्ग पटेल रहा मोदी की तरफ, 50 से ऊपर वाला मोदी की तरफ था। अब एक बात और भी वहां पर जो निकल के आ रही है बाद में बाहर में, और कहते थे
कि मोदी जी ने किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बना करके अपना प्रयोग वहां पे किया। तो वहां पर बहुत सारी चीजें भी जब देख रहे थे कि बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम ओबीसी पट्टेदारों को उनको आरक्षण नहीं दे सकते संविधान के तहत। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अगड़े किधर जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे। और कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम आरक्षण देंगे, तो इनकी तरफ कुछ चले गए ओबीसी। लेकिन जब उनकी तरफ से आदिवासी इनके तरफ खसक गए, जो इनका वोट बैंक था, इसलिए मोदी ने बड़ी स्ट्रेटेजी तरीके से चुनाव को लड़ा। ये बहुत समझते हैं, बाद में समझ में आया कांग्रेस के कि क्या हो गया। इन्होंने हार्दिक पटेल तीनों को ले लिया, लेकिन 2 चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के दौरान फिर वो कहीं गए नहीं, वो उलझे रहे वहीं पर। अब वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, तो वो राजनीतिक तो आने वाले तो तय करेगी ना। अगर हार गए तो वो तो खत्म उनका राजनीतिक कैरियर। हार्दिक पटेल तो क्योंकि अभी युवा है, उसका तो चुनाव लड़ने का उम्र ही नहीं था। वो अहमदाबाद में उन्होंने प्रतिबंध के बाद भी रैली कर दी ना तो प्रधानमंत्री कर पाए, ना राहुल कर पाए। उनको समझदारी थी, वो समझदारी कि अगर मैं गिरफ्तार होऊंगा तो भी मेरे को पक्ष मिलेगा। तो एक अलग तरह का चुनाव देखने को इस बार गुजरात को मिला। और गुजरात का चुनाव निश्चित रूप से देश को दिशा देगा आने वाले समय में, क्योंकि आने वाला समय इसको अंकित करके पूरे यही एक बात मानी जा सकती है कि जैसे ये बता रहे हैं कि युवा तुर्क जो तीनों हैं, उन्हीं की वजह से नरेंद्र मोदी को काफी ताकत लगानी पड़ी, या कि नरेंद्र मोदी को थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। 2014 की तरह 2019 का प्लेटफॉर्म उनके लिए परोसा बानी है, उनको मेहनत करनी पड़ेगी 2019 के लिए, मान सकते हैं। देखिएगा कि क्योंकि नरेंद्र मोदी की 5 साल की सरकार हो जाएगी, अब उनको वहां सरकार के रूप में बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया और देश आगे मैं 2022 तक क्या कर दूंगा। ये सारी चीजें सरकार वो उनको बतानी पड़ेगी। अब राहुल गांधी को कहने के लिए उसके पास कुछ होगा कि उनकी 5 साल की कमियां गिनाएंगे और वो चाहेंगे कि मैं भी विजन क्या देने वाला हूं। ये सारी स्थितियां में इलेक्शन होगा, राज्यों का इलेक्शन पहले होना है 2018 में, कर्नाटक भी आएगा इलेक्शन में आपके, उससे पहले 2-3 और आएंगे, ये तो बाद में आएंगे। ये तो उसके पहले 3 राज्य और आ रहे हैं, उन छोटे राज्य है और फिर कर्नाटक बड़ा राज्य है, उनके चुनाव पहले होंगे, फिर राजस्थान उसके होंगे। तो 8 राज्य हो गए, 8 राज्यों के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव आएंगे। जब ये बार बार हो रही है कि लोकसभा और इनके सबके चुनाव एक साथ कराइए, तो करीब 12 राज्य हो जाते हैं, उनके होते हैं कि नहीं होते, तो अभी क्लियर ही नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो दोनों के बीच में विवाद हो गया। अब अलग अलग चुनाव होंगे, लेकिन 2018 भी दिशा देगा, क्योंकि राज्य में बहुत जगह हो सकता हो कि कांग्रेस एक आध जगह अपने, क्योंकि बीजेपी की सरकार राजस्थान में ट्रेंड ऐसा रहा है कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस बीजेपी। अब मध्य प्रदेश का ट्रेंड एक लगातार आता है और छत्तीसगढ़ में लगातार आ रहे हैं। हो सकता हो कि कांग्रेस वहां सही, कांग्रेस राजस्थान में स्ट्रेटेजी से, क्योंकि अशोक गहलोत ने जब राजनीति गुजरात में जाकर के स्ट्रेटेजी करके अपने आप को जीवित करा, यहाँ पर राजस्थान का चुनाव बड़ा रोचक होगा, अलग तरह का। हो सकता हो कि यहाँ किस तरह की स्ट्रेटेजी बनेगी क्या नहीं बनेगी, लेकिन कहना जल्दबाजी होगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बात सही कह रहे हैं आप कि नरेंद्र मोदी के लिए 2014 का जो कैंपेन किया था इलेक्शन का, उस वक्त देखिए गुजरात मॉडल उनके एक मतदाता के सिर चढ़ करके बोल रहा था कि गुजरात कैसा मॉडल हो सकता है, विकास का मतलब गुजरात, गुजरात का मतलब विकास, जो नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। उस वक्त का यूथ कुछ सुनना नहीं चाह रहा था कि एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं हो सकता है तो एक ही शख्सियत है जो जनरेट कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी। दूसरा, नरेंद्र मोदी के पास में कांग्रेस को, यूपीए सरकार को घेरने के लिए बहुत सारी चीजें, चाहे कॉमनवेल्थ स्कैम हो, चाहे कोल स्कैम हो, चाहे स्पेक्ट्रम स्कैम हो, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बोल सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अब ये नहीं कह सकते कि इतने साल से कांग्रेस देश में शासन कर रही थी, क्या किया, क्योंकि देखिए कुछ साल तक अटल बिहारी वाजपेयी ने शासन किया, विपक्ष के और भी प्रधानमंत्री रहे हैं, खुद को भी 5 साल का वक्त मिलता है, और मुझे लगता है कि ये कोई सुनना पसंद नहीं करेगा कि 5 साल कम समय था। वाजा साहब, ये गले उतरेगी किसी के कि उस वक्त के करप्शन के चार्जेस को अब बुलाने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त कॉमनवेल्थ हुआ था, दूसरी चीजें हुई थी, या पब्लिक ये पूछना चाहेगी नरेंद्र मोदी से, अगर आप एक गुजराती नहीं है तो, कि अब अपना एजेंडा बताइए। बिल्कुल, मोदी जी से जो करप्शन की आप बातें जो पूछ रहे हैं वो वाजिब है, आप पूछिए। 5 साल में उन्होंने क्या किया वो भी पूछेगी जनता कि आप अगले इलेक्शन के अंदर आपने क्या किया, आपने क्या किया। हाँ। लेकिन आपको ये बताएं, ये शख्सियत कुछ ऐसी हैं कि जो चीजें, जैसे आधार कार्ड का बेनिफिट आप देखिए, काफी चीजों से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस भी कर सकती थी। कांग्रेस ने शुरू किया उसका ऑब्जेक्शन क्या था, नरेंद्र मोदी ने ऑब्जेक्शन किया था, थोक के चाटने की प्रवृत्ति मोदी जी में सबसे ज्यादा है। ये बहुत सबसे ज्यादा है। गुजराती ऐसा करते हैं क्या? नहीं, गुजराती, तो फिर वो गुजराती नहीं। जीएसटी को देखिए, जीएसटी को लेकर के कहा था उन्होंने कि जीएसटी मेरे यहाँ लागू नहीं होने दूंगा मैं, बयान था साफ उनका।
बिल्कुल उन्होंने कहा था जैसे ये लागू नहीं होने देंगे, कई चीजें ऐसे निकल के आती है, लेकिन जब राष्ट्र को देखा जाता है और कोई चीज नीति बनाई तो पहले राष्ट्र नहीं था, राष्ट्र पहले भी था, लेकिन उसको अपने दृष्टिकोण से अपने तरीके से नेतागिरी थी। अच्छा, और अगर आप देखें सत्ता प्राप्त करना ही था, नहीं सत्ता प्राप्त करने का नहीं था। अगर आप देखें एक छोटा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम और देखें, अगर माना जाए तो क्या कांग्रेस लाल बत्ती बंद नहीं कर सकती थी? ये कोई बात हुई? कांग्रेस ने ये तो नाटक है, थोड़ी की है, ये सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज में देखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे हुआ है। लाल बत्ती की जरूरत होती नहीं, राष्ट्रपति के लिए लाल बत्ती की, मुख्यमंत्री की लाल बत्ती की जरूरत होती है, फिर वो तो छोटे नेताओं की लाल बत्ती खत्म हो गई। कोर्ट कई आदेश करती है, लेकिन उसे एप्लीकेबल कौन करते हैं? गवर्नमेंट का करने का होता है, नहीं तो गवर्नमेंट तो एक काम हो गया, आरएसएस जेब में चलते मोदी जी के बस, ये कुछ भी जो चलिए आप कुछ कह रहे हैं ना रामनारायण जी। हिमाचल में एक चीज बात निकल करके आ रही है कि हिमाचल में आप लोग बिखरे हुए रहे और गुजरात पे फोकस किया, हिमाचल में ध्यान नहीं दिया। ऐसा है, अब तो जो चीज है उसको शायद विस्मृत कर गए। हिमाचल में बीजेपी में जो कट्टर लड़ाई थी और जो भीतर से लड़ाई हुई है वो शायद उभर के आएगी, इसीलिए आपके ज्योतिष प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि बीजेपी सत्ता का जो मद है ना, लोभ है ना, वो धीरे धीरे पनपता जा रहा है। पहले बेचारों के पास सत्ता नहीं थी, इसलिए ईमानदार थे, राफेल सौदा थोड़ी कर सकते थे पहले, इसलिए बहुत सी बातें कथन और करनी मंत्र, जैसा मैंने कहा अभी इनसे कि जीएसटी का विरोध किया, उसको लागू किया। जो कांग्रेस अच्छे कदम उठाती थी, देश को पिछड़ने का सबसे बड़ा दोषी जिम्मेदार ये बीजेपी के साथी लोग हैं, विशेषतः मोदी एंड टीम है, ये सब जानते हैं। आरएसएस क्या कहती है, क्या करती है, मैं उस संस्था के बारे में तो नहीं कहना चाहता, करना उचित नहीं है, लेकिन कौन चीज बीजेपी है? बीजेपी इक्वल टू कौन सी चीज है? मोदी जी अडवाणी जी को अलग करके किसके आधार पे आए, किसके मित्र रहे, किसके साथ प्रचारक रहे, ये सारी चीजें। मोदी जी में एक खासियत है, वो दोस्तों को छोड़ते नहीं है, जिस सीढ़ी से चढ़ते उसको उतारते। बघेला वगैरह आज कब्जे में कैसे आगे छापे, सबसे पहले उन मित्रों के पड़े जिनकी मोटरसाइकिलों में मोदी जी पीछे जाते थे। इसलिए आप हिमाचल में स्कूटर में जाते थे, वो हिमाचल में बीजेपी में जो टसल है, भौतिकवाद बीजेपी में ज्यादा आ गया है। ये धीरे 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 बोलेंगे, अभी तो टेरर है, वो टेरर का खात्मा होगा, कोई ना कोई जाएगा, जैसे जिग्नेश वगैरह आए हैं। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो सामने आएगी, लेकिन निश्चित तौर पे मोदी जी का दर्जा जो है वो कमजोर हुआ है, रिजल्ट के बाद साबित हो जाएगा। पंकज जोशी साहब देंगे इसका तो जवाब। देखिए, वो तो खुद ने उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस के बख्श की बात नहीं है कि उनका कोई जवाब दे सके, इसलिए उन्होंने कहा कि जिग्नेश वगैरह जो लोग आए हैं ये लोग जवाब देंगे। तो अब जो है कांग्रेस तो अपने बलबूते पर जो है बिल्कुल खत्म सी है, बाकी दूसरे के बलबूते पर जो है वो लड़ेंगी, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो है कि गुजरात के अंदर, गुजरात में देखिए आज भी जो है जितने भी, यदि आप देखेंगे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें लगभग 55 सीट है, मतलब न केवल बहुमत। बिहार के आए थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ यूपी के भी आए थे सर, बिहार के कम, अरे सर यूपी के भी आए थे, दिल्ली के, यूपी में तो आपने दिल्ली की बात बताओ, हरियाणा के आए, सब लोग आए। मैं कह रहा हूँ आपको जो है, लेकिन हम नहीं मांग चलते हैं कि वहां हम सरकार बना रहे हैं, बहुमत से सरकार बना रहे हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि ये जो चीजें थी कि जो हमने देखिए, हमने फिर कहा आपको कि आपकी नीति तो लगातार ठीक थी कि गरीब, हम लोग गरीबी हटाएंगे, लेकिन नियत ठीक नहीं थी। आपने कहा कि हम ये चीजें लेके आए, पूंजीपति का पैसे का उपयोग कम किया, नहीं वो सब पता चला ना, चंदा का पता है, नहीं आपने बीजेपी को 10 गुना ज्यादा चंदा हो गया गरीब को, इतना आपने गरीब को दिया, गरीब आत्महत्या कर रहा है, पूंजीपति का पैसा अपने आप एसबीआई बैंक में जा रहा है। मुझे नहीं पता था, आपको पता करना चाहिए, आपको पता करना चाहिए, कांग्रेस का नाम ही गरीब है, आपको जो दे दी है ना, जिंदल वगैरह में जो पूंजीपति, तो ये जो चीजें दी आपने, और इसके अलावा सबसे बड़ा जो घोटाला जिंदल आज चंदा किसको दिया समझा था, जो सबसे बड़ा घोटाला नहीं खुला, वो बच के आज घोटाला खुलने जा रहा है कि आपने जो है 2 लाख से भी जो है ऊपर, तो जो है 70 से जाइए, जेल में होंगे देश को बेचने वाले एनपीए बड़े सर, गरीब आत्महत्या कर रहा है, पाप लगेगा आपको। जो कमाई थी जनता का, जो सेविंग का पैसा था, वो सबको आपने खराब कर दिया, खत्म कर दिया। ये बड़ा घोटाला आने वाला है जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। वो इसके अलावा क्या करेंगे, वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये जो खुद खा रहे हैं, लगातार खुद खा रहे हैं, तक 3.5 साल की सरकार के ऊपर एक दाग नहीं है। देखिए केंद्र सरकार राफेल का सौदा दोनों जो आप, मैं कह रहा हूँ आप दीजिए, अरे भाई आप दीजिए, आप तो कुछ भी लगा देंगे। आज सबसे बड़े पूंजीपति की 70,000 करोड़ बढ़ी और गरीब मर रहा है। हमने क्या कर रहा है, हमने एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि मुद्दा ये नहीं है, मैं एक सेकंड, पंकज जी एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाहूंगा पंकज जी कि देखिए
आप क्या कोई गरीबों की जमीन पूंजीपति को दे रहे हैं और गरीबों को क्या दे रहे हैं? वापस आ रहा हूँ आपके पास, कानून किसने वापस आ रहा हूँ आपके पास, क्या होता है? वापस आ रहा हूँ मीना साहब आपके पास आ रहा हूँ। ये मानवता होती है, मानवता खत्म हो गई। अरे सर मानवता नहीं, मैं तो एक सवाल, मेरा एक सवाल पंकज जोशी साहब से, पंकज जी मेरा एक सवाल आपसे है। सवाल ये है, देखिए आपने एक बात खड़ी की है, हालांकि राफेल डील वाला मामला इलेक्शन के दौरान काफी चर्चा में आया, पेपर्स में भी आया, कितना इफेक्टिव होगा पता नहीं है, लेकिन एक बात आपने अभी कही है कि आपने राफेल डील पे कुछ किया क्या, ये भी जवाब ही मांग सकते हैं आपसे। दूसरी बात, ये बीजेपी की एक्सरसाइज नहीं है, कॉमनवेल्थ, कॉल स्कैम और स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें वो है या तो पीआईएल के माध्यम से है या कैग ने जिस पे ऑब्जेक्शन किया वो सारी चीजें वो है, बीजेपी की कोई एक्सरसाइज नहीं है। नो आने के बाद में हल्ला मचा है, अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में हल्ला किया हो, सर वो तो ये भी कर रहे हैं, लोकसभा में बोलने नहीं दिया, लोकसभा में मोदी जी को बोलने नहीं दिया, स्किप करना पड़ा, फिर क्या होता है? सीएजी रिपोर्ट कौन सी क्या करा? सर मैं ये नहीं कह रहा, नहीं आप अलग लेके जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, अभी आएगी क्या? वो अभी आएगी सर, मैं ये कह नहीं रहा। अरे सर पंकज जी आप अलग लेके जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सर, 15 की आ गई है श्याम जी, मैं ये नहीं कह रहा सर, रिपोर्ट आ चुकी है सर, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये नहीं कह रहा, आप अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सीएजी की जो रिपोर्ट थी, आपने कहा कि हमने किया कॉल स्कैम, आपका चाहे स्पेक्ट्रम या फिर जो दूसरे कॉमनवेल्थ, इसमें बीजेपी की एक्सरसाइज नहीं है कि आपकी वजह से मुद्दा उछला हो। नहीं, आपने जो सुनिए राफेल डील की जो बात कर रहे हैं, राफेल डील के लिए अब सवाल उठने शुरू हुए हैं। राफेल डील को वक्त कितना हुआ है? सीएजी की रिपोर्ट तो आएगी, अब आएगी सीएजी की रिपोर्ट, तो सीएजी नहीं आएगा राफेल डील। देखिए फिर मैं आता हूं आपको, चलो सर किसी में भी नहीं आएगा, लेकिन आपने जो कहा कि हमने ये किया था इस वजह से राफेल डील के अंदर, तो उसमें आपकी एक्सरसाइज नहीं की हो, आपकी एक्सरसाइज नहीं की हो। नहीं, राफेल डील में जो आप बात कर रहे हैं, राफेल डील पहली बात तो जो है देश के जो है सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है। किसने कहा? कमीशन था आपको कह रहे ना, वो सीएजी में आ जाएगा, यहाँ कह रहे ना आपको, यहाँ तो देश को बेचने का काम किया है। हमने बफोर्स में कहा, हमने कभी नहीं कहा कि आपने क्या किया, हमने कहा कि आपने कमीशन दिए, बीच में लोगों ने कमीशन लिए, लगातार कमीशन के लोग पकड़े गए, वो लोग पकड़े गए। आज कोई भी चीजें बताएगी कि सर इसके अंदर ये चीजें हुई, इनका भी तो सवाल यही है कि अंबानी घराने का रोल क्या है इसमें, अंबानी का क्या रोल है? नहीं हमने कहा ना वो आ जाएगा सामने, देखिए वो चीज अभी सामने आ जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ आपको घबराहट किस बात की है? चलिए हम इलेक्शन पे आए, समय भी कम है, हम इलेक्शन पे आए तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी आपका एक मुद्दा है कि हम सस्ती में कर रहे थे, आप महंगी कर रहे, अब आप क्या ले रहे थे क्या नहीं ले रहे थे, तो पता चल जाएगा ना, सामने आ जाएगा चीज सामने। हमें इलेक्शन का चलिए ये अलग विषय होगा, कभी राफेल डील बात कर रही है, देखिए राफेल डील से बहुत सारी चीजें सर बंद करें इसे, बंद करें, माफी चाहूंगा मैं। देखिए बोफोर्स मत चलाइए, कारगिल में चल चुकी है, राफेल को भी छोड़िए, चल रही है तो पुराना अगस्त में क्या चल रही है सस्ता पुराना सर नहीं अगस्ता में देखिए, अगस्ता के अंदर जो चीज ठीक नहीं थी, क्वालिटेटिव मामला था जिसमें जो है उन लोगों की चीज थी, और अगस्ता के अंदर बाकायदा अगस्ता डिफेंस ली थी, अगस्ता में लोग स्टेट लेवल पे भी जो है खरीदे गए। खैर चलिए ये बात सही है कि आप जो कह रहे हैं कि आप लोग अगर करेंगे बहुत, चलिए मैं ये इसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि समय भी कम है, हम इलेक्शन पे जाना चाहेंगे, हम इलेक्शन पे जाना चाहेंगे। राफेल डील देखिए दोबारा चर्चा होगी निश्चित रूप से कि राफेल डील खत्म होने वाले नहीं है, ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगी राफेल डील किसी का भी। मैं बाद में होगा राफेल डील पे, मैं तो इतना जाना चाहूंगा सर जी, आपके पास आना चाहूंगा। आखिर ईवीएम को दोषी ठहराया जा रहा है, एग्जिट पोल के बाद से पहले से ईवीएम का क्या दोष है? देखिएगा कि अब ये जो बार बार कांग्रेस ने पोलिंग हो जाने के बाद कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, अब आप ईवीएम में गड़बड़ी अगर उसके पहले का है, आप सुनिए चाहिए, अगर 61 सीट आपकी जीतती है तो ईवीएम की गड़बड़ी तो 61 सीट पे नहीं जीतनी चाहिए, वो ज्यादा से जीतती। आप देखिए हाँ वो ज्यादा से जीतती, रामनारायण जी सर वो ज्यादा जीतती, आप सुनने का प्रयास करेंगे तो वहां तो अकाली को मारना था, एक बार अकाली को खत्म कर दीजिए। चुनाव आयोग पर प्रशंसनीय कुछ बातों पर लगाते ठीक है, लेकिन आपकी मशीनें जिस पे वोट दबाओगे वो मिलेगी, आप वहां पे चेक कर सकते हो ना, एक क्या ना बत्ती कमल पे लग रही है कहाँ पे। अभी यहाँ लोकसभा चुनाव में क्या विधानसभा के गुजरात चुनाव में कहीं भी कांग्रेस ने जाके ये नहीं कहा कि ये गड़बड़ हो रही है, ये पीठासीन अधिकारी को शिकायत की हो, आप बाद में शिकायत करते हैं। देखिए हमारे यहाँ की चीज को दूसरे देशों ने अपनाया, अब हम बैलेट पेपर पे ईवीएम तो हमने दूसरों को अपनाया, नहीं हमारे उसके अब बैलेट को कई जगह अपना रहे हैं बैलेट पेपर को, लेकिन बैलेट पेपर जितना महंगा होता है सारी बातें होती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? काउंटिंग में जो होती थी सारी वो होती थी, बहुत लेबर हजारों करोड़ रुपए नोट बदलने में लगा दिए। सुनिए तो सही, क्योंकि स्टेटों का वाइट करना था। अच्छा आप जब वाइट करना था, कौन लेके आया था?
ईवीएम लेके कौन आया था ना? लेकिन वो करप्शन नहीं था, इन्होंने अच्छा, वही बात है कि राजनीतिक दलों का हमारे आधार रहा है कि हम करें तो सही, सामने वाला करे गड़बड़ है। वाली आ गई, करप्शन वाली आ आज नहीं गई, पहले वाली अच्छी थी। वो इंजीनियर जो आप उसका पाटीदार का जवाब दीजिए ना, कौन सा? उसने वो क्या कह अरे रहा है, पाटीदार ने जो कहा कि ब्लूटूथ से जुड़ रहा है और पकड़ा गया। सर ब्लूटूथ का होता है उसमें, लेकिन इलेक्शन सर कमीशन उसमें इंटरनल होता क्या है? इलेक्शन मुझे तो बताओ सर उसके जोड़ने से भी असर क्या हो रहा है, इलेक्शन उसका असर कमीशन क्या हो रहा है? पेट हो गया। अरे आपकी जब क्या कर रहे हो आप? अरे इन संस्थाओं को थोड़ी देर बाद जो है कांग्रेस में आ जाएगी कि मोदी जी को जो है, मोदी जी को जो है राहुल के जो है ब्लूटूथ से जोड़ दिया है, तो उनकी चीज को लगे उठा करके और उनकी खराब खराब भर दिया था। ये तो चुनाव खुद भी लड़े हैं, इनकी भी ईवीएम मशीन थी। धर्म कर्म के नाम पे आप क्या करोगे? आप ही चुनाव लड़ो ना ईवीएम पे, आपने तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया ना, आपने कहा, हमने तो कहा आपके चुनाव मैं आपको नाम भी बता दूं, आपने तो नहीं लगाया। हमारी बात आगे नहीं चल पाई। ईवीएम मैं मशीन पहला व्यक्ति था जिसने आप लगाया। पार्टी संगठन को मजबूत कीजिए और सारी चीजों को स्टेट के लीडर मेरे यहाँ जिस गांव में वोट मेरे थे वहाँ दूसरों को नहीं आएगा। आप पार्टी क्षेत्रीय नेताओं को डेवलप नहीं कर रहे हैं, यही मोदी जी में भी कमी रही है कि स्टेट के लीडर्स को डेवलप करने के बजाय खुद डेवलप जरूर हो रहे हैं। राहुल गांधी देश के नेता बनने की कोशिश हो रही है, वो बन रहे हैं, लेकिन स्टेट के नेता जब तक नहीं होंगे, राहुल गांधी बार बार कहते हैं हर देश में 4-5 मुख्यमंत्री रहने लायक व्यक्ति होने चाहिए, तो ये बीजेपी को भी करना पड़ेगा कि 4-5 लोग बीजेपी में भी अच्छे लोग हों और मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री सब जगह जाकर के चुनाव करेंगे, सारे देश को वो संभालेंगे, ये संभव नहीं होगा। फिर नीति कौन बनाएगा? फिर सारी बातें में बोले जगह फिर चुनाव भी कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो चुनाव पूरे 5 साल देखने को मिलते हैं, कभी कहाँ। तो प्रधानमंत्री की नीति क्या होगी, देश के प्रति रहेगी कि राज्यों का चुनाव जीतने की रहेगी? तो ये सारी चीजें कमजोर स्टेट पॉलिटिक्स को नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रदेश की पॉलिटिक्स मजबूत होगी तो केंद्र की पॉलिटिक्स मजबूत रहेगी। ये प्रवृत्ति संगठन को कमजोर बनाने का प्रयास बीजेपी में, जिस प्रकार मुख्यमंत्री ताकतवर होता है और संगठन बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिस राजस्थान में देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, सब जगह मुख्यमंत्री पावरफुल है, संगठन कहीं दिखता ही नहीं है। तो ये संगठन जब राष्ट्र में भी कौन, केवल 2 व्यक्ति अमित शाह या वो दोनों एक ही राज्य के हो गए, तो ये सारी चीजें। लेकिन एक अध्यक्ष पावरफुल अध्यक्ष है जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हिसाब ले सकते हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री अब अमित शाह जाकर के पैर छूते हैं, मुख्य प्रधानमंत्री जी के पार्टी का अध्यक्ष कभी पैर नहीं छूता, प्रधानमंत्री से बड़ा होता है। नहीं, वो बड़े भाई के रूप में मानते हैं। बड़े भाई क्या होता है? तो फिर परिवार क्या हो गया ना? फिर ये क्या होता है? ये सारी चीजें देश देखता है, ये चरित्र नहीं होता। उनके बड़े भाई के पैर छुए तो किसी ने नहीं। ऐसा तो नहीं राष्ट्रवादी संस्कार हो, राष्ट्रवादी की नहीं कह रहा हूं कि कमजोर संगठन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पैर छूता नजर आता है, या मुख्यमंत्री के पैर छूता हुआ हमारा संगठन का राजस्थान का अध्यक्ष नजर आता है। क्यों? क्योंकि कमजोर संगठन का अध्यक्ष है। अगर मैंने देखा भी काफी पावरफुल है, मजबूत है, पहले मेयर रहे जयपुर के। मेरी बात सुनिए, ये डिप्टी मेयर थे उनके, ये ज्यादा जानते हैं। मैंने तो जिंदगी देखिए, मैंने भी देखा है पुराना सामंजस्य कोऑर्डिनेशन में बड़ी चीज होती है। आप सुनने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज स्पष्ट। पहले यहाँ के संगठन के अध्यक्ष रहे, मैंने तो कभी भैरव सिंह जी के पैर छूते नहीं देखा, रामदास जी को मैंने भावड़ा जी को पैर छूते नहीं देखा। वो तो देखे अलग दौर था, श्याम जी का अलग दौर था। आप उस मैं एक बात कहना चाहूंगा, श्याम जी भावड़ा जी के लोग पैर छूते थे। हाँ। भावड़ा जी के लोग पैर छूते थे। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप रामदास अग्रवाल भरत सिंह जी का जिक्र किया, तो एक बात बताना चाहूंगा, एक वाक्य आप सब लोगों को ध्यान होगा। एक बात मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष की हो रही है। पंकज जी एक बात देखिए, वो वक्त एक अलग वक्त था कि रामदास अग्रवाल और भरत सिंह शेखावत का वक्त आप लोगों ने सभी ने देखा था। उस वक्त जब कहीं पे संगठन और सत्ता के बीच थोड़ा सा खिंचाव था, कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी थी, राजभवन में रामदास अग्रवाल और उनके लोग नहीं जा पाए थे। इस वजह से नहीं गए थे कि जो मंत्री बनाए जा रहे थे वो उससे नाखुश थे, और रामदास अग्रवाल से जो पदाधिकारी थे उन्होंने बाइकआउट भी किया। अब हालांकि मुझे नहीं लगता किसी राज्य में या देश में ये सब कुछ संभव हो सकता है, किसी भी राजनीतिक दल में। वो एक संगठन, भैरव सिंह शेखावत शपथ के बाद में बीजेपी ऑफिस आना पड़ा उनको, वो आए बीजेपी ऑफिस और डायलॉग भी हुआ बंद कमरे में। खैर वो एक स्थिति अलग थी, वो एक राजनीति का बड़प्पन, एक दौर ही अलग था। अभी सब कुछ बदल गई है, वो बदल चुके हैं। खैर चलिए, अब समय हमारे पास में कम है। मैं दोनों से आपसे चाहूंगा कि क्यों काउंटिंग में ज्यादा वक्त अब है नहीं, रामराम जी कितना भरोसा है गुजरात और हिमाचल को लेकर? मैं आखिरी 30 सेकंड में आपसे चाहूंगा जवाब। ये बिहार में जैसा एग्जिट पोल आया, रिजल्ट अलग से गठबंधन था। आप वहां निश्चित तौर पे गुजरात में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, सरकार बन पाती है, यह होता है। लेकिन ये निश्चित तौर पे कि जो क्षेत्रीय लीडर आज देश का प्रधानमंत्री बन गया, कम शब्दों में खत्म करिए, कम होगा। हिमाचल में बीजेपी के अंदरूनी झगड़े,
कांग्रेस दोनों जगह भरोसा है कि कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है। चलिए पंकज जी, आखिरी सवाल आपसे है, 30 सेकंड में अपने जवाब दीजिए कि हिमाचल में एप्पल ही खाए कमल भी खिलाएंगे, या गुजरात की बात करें तो कैसा रहा रन, क्या कितना भरोसा है बीजेपी को? बॉडी स्टार्ट हो गई बीजेपी। गुजरात जो है फिर रिपीट करेंगे और जो है हिमाचल में जो है दोबारा से कमल खिलेगा और आप देखिएगा दोबारा से नहीं कमल खिलेगा। हाँ हाँ, पहले थोड़ा था। हाँ, नहीं, एक बार पहले एक बार झुके हैं, एक बार इसलिए जो है कमल चलिए इस टाइम के लिए था, कमल खिलेगा। चलिए, दोनों ही पार्टी आश्वस्त है कि काउंटिंग में कांग्रेस को भरोसा है कि हम जीतेंगे और बीजेपी का भरोसा है हम जीतेंगे, लेकिन अब देखना होगा। ज्यादा वक्त आपके बीच में नहीं है, कुछ देर बाद जैसे ही ईवीएम खुलेंगी उसके बाद में आप लोगों तक पहुंचेंगी, रुझान भी पहुंचेंगे और कौन जीत रहा है वो भी आप तक पहुंचेंगे और लगातार सभी चीजों पे आप नजर रखेंगे। मुझे लगता है कि अब एग्जिट पोल का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है, अब तो सबकी निगाहें उस स्क्रीन पर टिकी रहेंगी कि आखिर गुजरात और हिमाचल से निकलता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबरों से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप कोई नहीं